गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिशेस में पेरेंटल केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एमएससी फाइनल जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं फिशेस में पेरेंटल केयर के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिशेस में पेरेंटल केयर की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, क्या सिग्निफिकेंस हैं इस प्रोसेस के, और क्या लॉस है इस प्रोसेस के। इन सभी एस्पेक्ट पर आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहली बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पेरेंटल केयर की एक डेफिनेशन है। तो पेरेंटल केयर है, इट इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर। तो हम लोगों ने एमएससी प्रीवियस में अल्ट्रुइज्म के बारे में डिस्कस किया था, और अल्ट्रुइज्म बिहेवियर में हमने ये डिस्कशन किया था कि किस प्रकार एक मेंबर अपने बिहेवियर से जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको फायदा पहुंचाता है, और इस बिहेवियर के कारण उस मेंबर को उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो पेरेंटल केयर भी एक प्रकार का अल्ट्रुइज्म का एग्जाम्पल है। और इसमें जो पेरेंट हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, एक तो अपनी एनर्जी का यूज करेंगे, एक अपनी टाइम का यूज करेंगे, और अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उन ऑफ स्प्रिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फीडिंग प्रोवाइड करते हैं और उनकी केयरिंग करते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो पेरेंटल केयर इज ए altruistic behavior, and in that behavior parents protect their offsprings from predator, provide nutrition to their offsprings, and invest their time and energy। इस बिहेवियर को, इस प्रोसेस को हम पेरेंटल केयर के नाम से जानते हैं। अब पेरेंटल केयर है वो बेनिफिशियल है ऑफ स्प्रिंग के लिए, क्योंकि पेरेंटल केयर के कारण जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उनका फिटनेस बढ़ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और इसी वजह से पेरेंटल केयर का इवोल्यूशन हुआ और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसमिट हो गया। पेरेंटल केयर केवल उन एनिमल स्पीशीज के द्वारा ही एक्सप्रेस किया जाता है, या तो जिनके द्वारा कम अंडे दिए जाते हो, या जिनके ऑफ स्प्रिंग्स कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। तो केवल वो ही एनिमल्स पेरेंटल केयर को एक्सप्रेस करते हैं जिनके ऑफ स्प्रिंग कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि पेरेंटल केयर की प्रोसेस के द्वारा वो अपनी जो रेस प्रजाति है उसकी कंटिन्यूटी को बना के रख सके। ओके,
अब हम बात करते हैं पेरेंटल केयर के एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैं 5 बातों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात है सर्वाइवल, कि पेरेंटल केयर बिहेवियर के द्वारा जो पेरेंट हैं वो अपनी ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं इनकी सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर देते, बढ़ा देते हैं। दूसरा एडवांटेज है प्रोटेक्शन का। पेरेंट अपने एग्स को, अपने यंग वंस को, उनके जो नेचुरल एनिमीज हैं, प्रेडेटर्स हैं, और जो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है रिप्रोडक्टिव फिटनेस में कंट्रीब्यूट होता है। इसके कारण ऑफ स्प्रिंग की ग्रोथ रेट बढ़ जाती है और डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो पाता है। तो यहां कुछ एडवांटेज हमने डिस्कस किए। सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाना, प्रोटेक्शन मिल जाती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस में पेरेंटल केयर अपना कंट्रीब्यूशन देती है, ग्रोथ रेट बढ़ जाती है और बेटर डेवलपमेंट हो पाता है। टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर, जब हम फिशेज में पेरेंटल केयर को देखते हैं तो हमें 3 टाइप का पेरेंटल केयर यहां पर दिखाई देता है। मैटरनल, यानी ओनली जो फीमेल पार्टनर है, यानी मदर जो है केवल वो ही केयरिंग प्रोवाइड करे, इट इज कॉल्ड मैटरनल केयर। दूसरा है पैटर्नल केयर। अगर केयरिंग का काम, प्रोटेक्शन और फीडिंग प्रोवाइड करने का काम अकेला मेल पार्टनर, केवल फादर ही करे तो इसे पैटर्नल केयरिंग कहेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ फिशेज हैं जिनमें नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर है, घोंसला बनाती है। तो ये जो नेस्ट बिल्डिंग है, कई फिशेज ऐसी है जिनमें ये नेस्ट केवल और केवल मेल पार्टनर के द्वारा ही बनाया जाता है। और लास्ट है बाई पेरेंटल, यानी दोनों ही पेरेंट्स, मेल भी फीमेल भी, दोनों केयरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फिशेज में हम देखते हैं कि पेरेंटल केयर 3 टाइप्स का है, मैटरनल, पैटर्नल और बाई पेरेंटल। अब यहां इस स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि पेरेंटल केयर के केवल एडवांटेज ही नहीं है, बेनिफिट्स ही नहीं है, पेरेंट्स को इस बिहेवियर के कारण, इस पेरेंटल केयर के कारण कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसमें फर्स्ट है कि पेरेंट का जो सर्वाइवल रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, फीडिंग प्रोवाइड करने में यूटिलाइज कर लेता है। तो इस कारण पेरेंट्स जो है उनके सर्वाइवल रेट में कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा, इंक्रीज द टाइम अंटिल द नेक्स्ट ब्रीडिंग अटेम्प्ट। इसका मतलब है जब तक पहली जो ऑफ स्प्रिंग है वो कंप्लीटली केयरिंग प्राप्त ना कर ले, यानी पेरेंट उनको कंप्लीट केयरिंग प्रोवाइड करेगी, फीडिंग की भी, प्रोटेक्शन की भी, तो जब तक वो खुद सक्षम नहीं हो जाएंगे, कैपेबल नहीं हो जाएंगे अपनी प्रोटेक्शन में ऑफ स्प्रिंग्स, अपनी फीडिंग में, तब तक पेरेंट्स नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इस कारण जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो रिप्रोडक्शन की रेट है, वो कम हो जाती है। तो यहाँ हमने ये कॉस्ट डिस्कस की जो पेरेंट्स को पे करनी पड़ती है पेरेंटल केयर के कारण। अब मैं बात करूंगा बेसिकली कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिन तरीकों का यूज फिशेस काम में लेती हैं और अपने ऑफ स्प्रिंग्स को पेरेंटल केयर प्रोवाइड
करती हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं उन पे हम बात करेंगे। पहला जो तरीका है उसमें फिशेस क्या करती है कि अपने जो एग्स हैं, अंडे हैं, उन्हें किसी प्रोटेक्टिव प्लेस पर या किसी सूटेबल प्लेस पर डिपॉजिट कर देती है। तो जब ये अंडे किसी सूटेबल प्लेस पर या सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं तो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, इनसे भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्लस जो इनके नेचुरल एनिमीज हैं, प्रेडेटर्स हैं, उनसे भी इन्हें सुरक्षा मिल जाती है। दूसरा जो तरीका है उसमें फिशेस क्या करती है, खुद नेस्ट बनाती हैं और इन अंडों को उन नेस्ट में डिपॉजिट करती है। नेस्ट में ये अंडे दिए जाते हैं और इस प्रकार नेस्ट बनाकर भी ये अपने अंडों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये अपने अंडों को अपनी बॉडी के ऊपर रखती हैं, इन्हें छुपाती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है विविपेरिटी, जिसमें डेवलपमेंट कंप्लीटली इंटरनल होता है और यंग वंस की बर्थ होती है। तो ऐसी प्रोसेस भी इनमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंटली यंग वंस की ये केयरिंग करते हैं। जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं यंग वंस ऑफ स्प्रिंग्स, तो भी ये उनकी प्रॉपर केयरिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट मेथड है जिसमें एग्स किसी सूटेबल प्लेस पर डिपॉजिट किए जाते हैं, किसी सुरक्षित जगह पर अंडे दिए जाते हैं। तो ऐसा भी वो 4 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 कि एग्स को एक स्टिकी कवरिंग, एक चिपचिपा सा लिक्विड है, एक स्टिकी सबस्टेंस है, उसमें ये एग को डिपॉजिट करते हैं। तो अंडों के चारों ओर वो चिपचिपा तरल रहता है। इस प्रकार भी ये अंडों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, अंडों को वो एक्वेटिक प्लांट्स पर देते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स पर ये अंडे चिपके हुए रहते हैं, प्रोटेक्शन मिल जाती है। तीसरा मेथड है ये अंडे पिट्स में दिए जाते हैं। गड्ढे होते हैं तालाब के अंदर, नदी के अंदर, इन पिट्स के अंदर अंडे दिए जाते हैं। फिर पिट्स को ग्रेवल्स हैं, सैंड हैं, उनसे ये कवर कर देते हैं। और चौथा तरीका है कि बाईवाल्व मोलस्का के जो मेंबर्स हैं, उन बाईवाल्व की जो शेल्स हैं, बाईवाल्व जब मर जाते हैं तो उनके कवच पानी के बॉटम में प्रेजेंट रहते हैं। तो उन शेल्स के अंदर, उन कवच के अंदर ये अपने अंडे देते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टिकी कवरिंग की। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। बात कर रहे हैं येलो पर्च फिश की। जो येलो पर्च फिश है वो अपने अंडे एक रोप लाइक, एक रस्सी नुमा संरचना है, उसमें डिपॉजिट करती हैं और फिर ये रोप लाइक स्ट्रक्चर एक्वेटिक हैबिटेट में फ्लोटिंग करती रहती हैं और इस प्रकार अंडे एक साथ इस रोप के अंदर अटैच रहते, चिपके हुए रहते हैं। इसी प्रकार जो कुछ कार्प हैं, कार्प फिशेज हैं, वो भी अपने अंडों के चारों ओर एक स्टिकी सबस्टेंस, चिपचिपा तरल सिक्रीट करती है और इस प्रकार ये अंडे एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं और इस स्टिकी कवरिंग के द्वारा बाइंड रहते हैं और इस प्रकार ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। दूसरा मैं बात कर रहा हूं एक्वेटिक प्लांट्स पर अंडे देने की। पाइक्स जो फिशेज हैं, कुछ कार्प फिशेज हैं, वो क्या करती है, एक्वेटिक प्लांट्स पर अपने अंडे देती हैं। ये अंडे उन एक्वेटिक प्लांट्स पर चिपके हुए रहते हैं और इस प्रकार ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। तीसरी बात कर रहे हैं पिट्स की, कि कुछ फिशेज हैं जैसे सैंड गोबी, ये फिश क्या करती है, अपने अंडे प्रोटेक्टिव प्लेस पर पिट में देती हैं। फिर इस पिट को ग्रेवल से, डेजर्ट से, कंकड़ है, मिट्टी है, उनसे कवर कर देती है। इसके अलावा जो मेल है वो इस प्रोटेक्टिव एरिया की, इस पिट की लगातार गार्डनिंग करता है, उसे गार्ड करता है
और अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लास्ट में बात करूंगा बाईवाल्व के कवच के अंदर अंडे देना। यूरोपियन बिटरलिंग्स जो हैं वो अपने अंडे फ्रेश वाटर मसल्स जो हैं, जो बाईवाल्व हैं, उनके शेल कवच के अंदर देती हैं। बेसिकली जो फिश की एक फैमिली है साइपिनिड, इस फैमिली की जो भी फिशेज हैं वो अपने अंडे इन शेल के अंदर ही देती हैं और अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दूसरी मैं बात करूंगा अब सेल्फ मेड नेस्ट की, कि फिशेज क्या करती हैं, अपने कुछ नेस्ट बनाती हैं और इन नेस्ट के अंदर अंडे देती हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, नेचुरल एनिमीज हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये नेस्ट कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे बेसिन लाइक नेस्ट हो सकते हैं, सर्कुलर नेस्ट हो सकते हैं, फॉमी नेस्ट हो सकते हैं, होलो या बरोइंग नेस्ट हो सकते हैं, बैरल शेप्ड नेस्ट हो सकते हैं, कप शेप्ड नेस्ट हो सकते हैं और फ्लोटिंग नेस्ट हो सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं इन डिफरेंट टाइप के नेस्ट के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। ओके, पहली बात मैं करूंगा बेसिन लाइक नेस्ट की। ऐसे जो नेस्ट हैं जो बेसिन लाइक हैं, इस प्रकार के जो नेस्ट हैं उसमें क्या होता है कि कुछ पेबल्स हैं यानी कंकड़ हो गए, एक्वेटिक वेजिटेशंस हो गई, इनको उपयोग में लिया जाता है। फिश की बॉडी से एक स्टिकी सीक्रीशन, चिपचिपा तरल निकलता है, तो पेबल्स, एक्वेटिक वेजिटेशन और बॉडी का जो स्टिकी सीक्रीशन है, ये तीनों मिलकर एक बेसिन लाइक नेस्ट बनाती हैं। इसी में अंडे दिए जाते हैं और ये अंडे तब तक इन नेस्ट में रहते हैं जब तक कि इनका स्फुटन, हैचिंग ना हो जाए। तो ये पहले प्रकार के नेस्ट के बारे में पढ़ा जिसका नाम है बेसिन लाइक नेस्ट की हमने बात की। ये किस प्रकार बनते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। सेकंड प्रकार के जो नेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार के नेस्ट में जो सेकंड टाइप के नेस्ट हैं, ये नेस्ट है सर्कुलर नेस्ट। इस प्रकार के नेस्ट आपको एमिया कलवा जो फिश है, जिसको कॉमनली बोफिन फिश कहा जाता है, इसमें जो केवल मेल पार्टनर है उसी के द्वारा सर्कुलर नेस्ट बनाए जाते हैं, कुछ एक्वेटिक वेजिटेशंस को काम में लेकर। फीमेल जनरली इस प्रकार के नेस्ट प्रिपरेशन में, मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, केवल मेल ये नेस्ट बनाते हैं और फीमेल को वो इनवाइट करते हैं कि इन नेस्ट में आए और एग डिपॉजिट करे। तो इस प्रकार एमिया कलवा के अंदर सर्कुलर नेस्ट बनाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो नेस्ट है वो है फॉमी नेस्ट। इस प्रकार के नेस्ट है जो वाटर के जो बबल्स हैं या जो एयर के बबल्स हैं और साथ में बॉडी का जो स्टिकी सीक्रीशंस हैं, म्यूकस हैं, इन दोनों के मिलने से इस प्रकार के नेस्ट बनते हैं। जो फाइटिंग फिश हैं जिसको बीटा के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा इस प्रकार के फॉमी नेस्ट बनाए जाते हैं। अगली हम बात करेंगे होलो या बरो नेस्ट। इसमें एक बरो लाइक एक होलो स्ट्रक्चर बनती है, गड्ढे नुमा, और उस गड्ढे के चारों ओर समुद्री खरपतवार, सी वीड्स होती हैं, इनको यूज में लेकर इस प्रकार के नेस्ट बनाए जाते हैं। साउथ अमेरिकन जो लंग फिश है लेपिडोसाइरन, उसके द्वारा इस प्रकार का एक होल या बरो नेस्ट बनाया जाता है, जो एक खोखली गड्ढे नुमा संरचना है और जिसके चारों ओर सी वीड्स जो है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, इनके द्वारा गार्ड किया जाता है या सराउंडेड कर दिया जाता है। अगला जो नेस्ट है वो है बैरल शेप्ड नेस्ट। इस प्रकार का नेस्ट मेल स्टिकल बैक जो फिशेज हैं उनके द्वारा बनाया जाता है और मेल इस प्रकार के नेस्ट की गार्डिंग भी करते हैं, उनको गार्ड करते हैं। फीमेल इस प्रकार के नेस्ट बनाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती।
तो सेकंड हमने डिस्कस किया सेल्फ मेड नेस्ट के बारे में। अलग अलग फिशेस अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाती हैं और अपने जो एग्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं उनके प्रीडेटर्स से, प्लस जो चेंजिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनसे। अब हम बात करते हैं कई फिशेस क्या करती है, एक तीसरा तरीका और काम में लेती है जिसमें वो यंग वंस को या एग्स को अपनी बॉडी में या बॉडी के ऊपर छिपा के रखती हैं ताकि प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसे में एग कैप्सूल बनते हैं, एग है वो सिफेलिक हुक पर अटैच रह सकते हैं, इंटेग्यूमेंट्री कप्स बन जाते हैं उसमें अंडे रहेंगे, खुद फिशेज एग के चारों ओर कॉइल्ड हो जाती हैं, ब्रूड पाउचेज में फिशेज के अंडे रखे जा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पे हम डिस्कस करेंगे। शार्क जो फिशेज हैं, इलास्मोब्रांच जो कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज हैं, दे आर ओवीपेरस। जो ओवीपेरस इलास्मोब्रांच जनरली वो ओवोविविपेरस होती है। तो वो क्या करती है, अपने अंडे हैं वो एग कैप्सूल्स के अंदर डिपॉजिट करती है, जिसे हम मरमेड पर्स कहते हैं, उसी के अंदर डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार ये जो अंडे हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस से प्रोटेक्टेड बने रहते हैं और ये कैप्सूल में ही रहेंगे जब तक कि इनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो जाए। तो यहाँ एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मरमेड पर्स पे बन सकता है। दे आर एक्चुअली एग कैप्सूल्स विच आर जनरली प्रेजेंट इन इलास्मोब्रांच फिशेज शार्क। ओके, अगला है इंटेग्यूमेंट्री कप के बारे में कि ब्रीडिंग सीजन में हम क्या देखते हैं कि जो फीमेल फिशेज हैं उनकी लोअर सरफेस पर स्किन में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती है कप लाइक, और इन्हीं कप लाइक स्ट्रक्चर्स में ये फिशेस अपने एग डिपॉजिट करती हैं। इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट एग का कंप्लीट होता है और इस प्रकार की व्यवस्था आपको कैट फिशेज में दिखाई देती है। तो उनमें इंटेग्यूमेंट्री कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। कुछ फिशेज है जैसे बटर फिश है एक, इसके अंदर जो फिश है वो एग डिपोजिशन के बाद उसके चारों ओर कॉइल्ड हो जाती हैं और उसे गार्ड करती हैं जब तक कि हैचिंग नहीं हो जाए, स्फुटन ना हो जाए। इसके अलावा ब्रूड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको जो हिपोकैम्पस हैं उसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इनमें ब्रूड पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर ये फर्टिलाइज्ड एग को रखते हैं जब तक कि डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाए। इसके अलावा जब कभी इन्हें लगता है कि यंग वंस को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उन हैच्ड हुए यंग वंस को ये दोबारा अपने उस ब्रूड पाउच में रखते हैं या वापस अंदर ले लेते हैं और इस प्रकार प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट हम बात करेंगे विविपेरिटी के बारे में। कुछ फिशेज है जिनमें विविपेरिटी पाई जाती है। ऐसी ही एक फिश है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया फिश में इंटरनल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल पार्टनर की बॉडी में होगा और वहीं पर डेवलपमेंट कंप्लीट होगा और यंग वंस ही बर्थ होके बाहर आएंगे। तो इस प्रकार भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा ओवोविविपेरिटी, मैक्सिमम जो शार्क फिशेज हैं उनमें ये ओवोविविपेरिटी पाई जाती हैं। यंग वंस कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद ही बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पर यॉक से ही उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने डिस्कस किया फिशेज में पेरेंटल केयर के बारे में। पेरेंटल केयर क्या है ये आपको समझ में आया। पेरेंटल केयर के सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने डिस्कस किया। पेरेंटल केयर से पेरेंट्स को क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं वो हमने बात की, और पर्टिकुलर फिशेज में क्या क्या स्ट्रेटजीज काम में ली जाती हैं पेरेंटल केयर को अचीव करने के लिए। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हमने डिस्कस की। आई होप आज का जो लेक्चर है
वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।